हेलो बच्चों, नीट 2020 के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे और हमने कल तक किया। आज भी हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस ले रहे हैं। तो अभी कुछ क्वेश्चंस जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हो, लॉजिक गेट का क्वेश्चन है। फटाफट से इसमें बताओ अगर कुछ आपको ध्यान में है तो। 3 गेट्स हैं, इनको देख करके सीधा सीधा ये समझ में आ रहा है कि ये वाला नॉर गेट है, ये वाला नॉट है जो नॉर से ही बना हुआ है, और ये भी नॉट है, ये वाला भी नॉट है। ठीक है, तो अगर हम इनको देखेंगे तो क्या निकल कर आता है, यहां पर हम कह देते हैं y1 और इसको कह देते हैं y2 और ये फाइनल रिजल्ट है y। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर हम y1 देखेंगे, नॉर में क्या होता है, नॉर में होता है a प्लस बी का नॉट। अच्छा, अब अगर y2 देखेंगे, y2 क्या है, y1 का नॉट, क्योंकि ये नॉट है तो नॉट में क्या होता है, जो भी इनपुट दिया जाए उसका नॉट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस बी का नॉट और ऊपर से एक और बार नॉट। इसका मतलब क्या हुआ, नॉट ऑफ दिस अगर बोलेंगे ये फाइनल क्या आएगा, a प्लस बी। तो y हमारा क्या बन जाएगा, ये y बन जाएगा, फाइनल y बन जाएगा a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी का यहां पर देखेंगे नॉट, नॉर का नॉट हो रहा है, नॉर का नॉट हो रहा है और फिर से एक बार नॉट हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं, ये सीधे सीधे तौर पर हम बड़े आराम से इसको कह सकते हैं, ये नॉर है अपना, और इसको क्या कह सकते हैं हम, ये निकल कर आएगा क्या, नॉर गेट होगा। ये नॉर गेट हम कह सकते हैं, ये फाइनल रिजल्ट होगा क्या, ये एक बार देख लेते हैं। नॉर में क्या होता है, नॉर में होता है, नॉर के लिए जो होता है a प्लस बी का a प्लस बी बार, ये निकल कर आता है। तो क्या हमारे पास यही निकल कर आ रहा है, नॉर का नॉट और हुआ और फिर और का नॉट, नॉर ही होगा। तो हमारा उत्तर ये है। ठीक है, कहने का सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि अगर हम देखें तो y2 जो निकल कर आ रहा है, y2 क्या निकल कर आ रहा है, y2 आ रहा है इसका, तो ये निकल कर आ जाएगा a प्लस बी, और फिर y जो है फाइनल इसका ये बनेगा। ठीक है, फाइनल रिजल्ट जो बनेगा ये, तो ये नॉर गेट हो गया। ठीक है, ये आसान है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। यहां पर आप देख पा रहे हैं 2 अलग अलग पदार्थ के रॉड हैं, 2 छड़ हैं जिनकी ऊष्मा चालकता हमें पता है, K1 और K2 ये दी हुई है। अब इसमें संयुक्त छड़ की ऊष्मा चालकता हमें अगर बतानी है तो कैसे बता सकते हैं, किस प्रकार ये पता चलेगी। इसके लिए आप सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो। इसमें क्या करने की जरूरत है कि जिस प्रकार विद्युत धारा का प्रवाह हम देखते हैं, विद्युत धारा के प्रवाह में क्या होती है, हम आवेश के प्रवाह की बात करते हैं। विद्युत धारा मतलब आवेश के प्रवाह। एक बार थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं कि विद्युत धारा जैसे प्रवाह होती है उसी तरह से ऊष्मा का प्रवाह होता है। ऊष्मा का प्रवाह किस वजह से होता है, ऊष्मा का प्रवाह होता है ताप के अंतर से, ताप के अंतर की वजह से। ठीक है, तो इसको अगर हम देखेंगे, क्या हुआ, एक रॉड लिया हमने, ठीक है, और इसकी अपनी ऊष्मा चालकता दी हुई है, उसके बारे में अभी बात करते हैं। यहां पर इसमें जो है, इसमें टेम्परेचर, इस सिरे में टेम्परेचर T1 है, इस सिरे में टेम्परेचर T2 है, T1 ग्रेटर देन T2 है और इसकी लेंथ L है। ठीक है, ये L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दी हुई है हमें।
यहां पर हमें यह देखना है कि ताप के अंतर की वजह से ऊष्मा का प्रवाह होगा इस सिरे से इस सिरे तक, इस दिशा में प्रवाह होगा। ठीक है, जिस प्रकार यहां पर हम कहते हैं कि विभवांतर की वजह से विद्युत धारा, क्यों? विभवांतर की वजह से, विभवांतर की वजह से। ठीक है, तो विभवांतर की वजह से होती है विद्युत धारा प्रवाहित। ठीक है, तो यहां पर हम करंट जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? विभवांतर बटा रेसिस्टेंस, और यानी कि प्रतिरोध। प्रतिरोध को हम लिखते हैं रो एल बाय ए। इसी को हम लिख सकते हैं, आपको यह पता है कि अगर प्रतिरोधकता दी हुई है तो चालकता क्या होगी? उसका रेसिप्रोकल, मतलब इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम चालकता की बात करेंगे एल बाय, यहां पर अगर हम देखेंगे इसको चालकता के टर्म्स में, अगर प्रतिरोध को लिखे तो क्या होगा? एल बटा सिग्मा इंटू ए। अब यही चीज यहां पर ध्यान में रखना है कि ऊष्मा का भी जो प्रवाह हो रहा है, ऊष्मा के प्रवाह में भी कहीं ना कहीं कुछ प्रतिरोध है, ऊष्मा का प्रतिरोध। तो जब हम उसको देखेंगे तो वो भी हम इसी प्रकार लिख सकते हैं। ये यहां पर विद्युत धारा की चालकता थी, यहां पर ये विद्युत धारा की चालकता है, ये विद्युत चालकता बोल सकते हैं। ठीक इसी तरह से यहां पर हम क्या बोल सकते हैं? यहां पर हम बोलेंगे एल बटा के ए, ये बोलेंगे क्या? प्रतिरोध। ठीक है, ये प्रतिरोध है। ठीक, अब हमें क्या देखना है कि अगर ये रेजिस्टेंस, ठीक है, अगर हमें यहां पर बताना है ऊष्मा प्रवाह की दर, ऊष्मा प्रवाह की दर, तो ये हम कह सकते हैं क्या? इसको भी आई लिख लेता हूं मैं, तो टेम्परेचर डिफरेंस बटा रेसिस्टेंस, प्रतिरोध। यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस बटा प्रतिरोध। अब यहां पर क्या लिखेंगे? इस प्रतिरोध की का मान यहां पर रखने पर ये डेल्टा टी मतलब क्या? T2 माइनस T1 बटा L बटा K इंटू ए। मतलब ये सीधा सीधा क्या हुआ? ऊष्मा प्रतिरोध जो, ऊष्मा प्रवाह जो होगा, ऊष्मा प्रवाह किस तरह से हो जाएगा? ऊष्मा प्रवाह, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। ऊष्मा प्रवाह की दर जो होगी वो क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी, इसको मैं क्या करूं? आई से डिनोट कर रहा हूं, तो के ए या एच से डिनोट कर देते हैं। ऊष्मा की बात हो रही है, ऊष्मा प्रवाह की दर एच बराबर जो होगा के ए T2 माइनस T1 बटा एल, ये निकल कर आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं, तो यहां पर क्या हुआ? टेम्परेचर डिफरेंस, ताप का अंतर, दोनों सिरों के बीच का ताप का अंतर, और यहां पर इसके नीचे क्या है? इसके नीचे ये ऊष्मा का प्रतिरोध। ठीक है, जैसे विद्युत धारा में प्रतिरोध होता है वैसे ही ऊष्मा के प्रवाह में भी प्रतिरोध होगा, और वो इसके बराबर होगा। यहां पर जब हम लिखेंगे तो हम क्या कह सकते हैं? इस तरीके से हमारे पास आएगा। ठीक है, तो अब यहां पर जो प्रश्न दिया गया है उसको समझते हैं एक बार। मेरा ये बताने के पीछे मकसद यही था, आप ये समझ सके कि जिस प्रकार विद्युत धारा प्रवाहित होती है वैसे ही यहां पर ऊष्मा की प्रवाह होगी। ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है विभवांतर के वजह से, और ऊष्मा का प्रवाह होता है ताप के अंतर की वजह से। ये हमने समझ लिया। तो दो सिरों के बीच का ताप। अब यहां पर प्रश्न जो दिया गया है उसको एक बार फिर से समझते हैं। यहां पर ये दोनों सिरों का, ये देख पा रहे हो? ठीक है, अगर मान लो प्रतिरोध अगर होता, जैसे ये प्रतिरोध दिया होता, तो दो प्रतिरोध अगर आपस में पैरेलल में है, इसका मतलब ये वाला सिरा और ये वाला सिरा, ठीक है, इस वाले सिरे, दोनों सिरे का जो विभव होगा वो सेम होगा। इस वाले दोनों सिरों का, प्रतिरोध के दोनों सिरों का यहां पर विभव एक होगा, ऐसे ही होगा। इन दोनों के बीच में कोई विभवांतर होगा। तो यहां पर विभवांतर कितना है? यहां पर विभवांतर नहीं है, यहां पर ताप का अंतर है, टेम्परेचर 1 माइनस टेम्परेचर 2, यानी कि इन दोनों के बीच के ताप का अंतर। अब यहां पर यह समझना है कि यहां पर जो हमें प्रवाहित हो रही है, क्या प्रतिरोध जैसे लेते हैं वैसे प्रतिरोध के बारे में सोच लेते हैं।
ठीक है, हम यहां पर करते हैं ये आर इक्विवेलेंट, 1/r इक्विवेलेंट क्या लेते हैं? 1/r इक्विवेलेंट अगर समांतर क्रम में होगा तो 1/r इक्विवेलेंट कैसे लेते हैं, एक बार बता दीजिए। ये अगर प्रतिरोध R1 और ये प्रतिरोध R2 ऐसा दिया हुआ होता है तो R इक्विवेलेंट लिखते हैं 1/R1 प्लस 1/R2, इस प्रकार लिखते हैं। ठीक वैसे ही यहां पर लिखना है, क्या हो जाएगा कि इसका प्रतिरोध और इसका प्रतिरोध कैसे, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स 1/R1 प्लस 1/R2 ये होगा। अब प्रतिरोधकता यहां पर क्या हो रही है, यहां पर जो प्रतिरोध हम कह रहे हैं ये प्रतिरोध क्या लेते हैं, ये लेते हैं L/K × A। ठीक है, यही चीज हमें यहां पर रखना है, तो यहां पर लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, KA, ये ऊपर चला जाएगा ना, L नीचे रखेंगे, K इक्विवेलेंट A/L। अब ये यहां पर ध्यान देना है कि A जो होगा ये A क्या 2A होगा क्या, ये देखना है। यहां पर जो इसकी एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो होगा इस छड़ का और इस छड़ का, ये 2 होगा क्या, ये सोचना है। इसके बाद हमें क्या देखना है, यहां पर फिर इसके हिसाब से भी रखेंगे, तो ये हो जाएगा K1 × A/L प्लस K2 × A/L। ठीक है, तो ये यहां पर प्रतिरोधकता क्या होगी, यहां पर जो है, यहां पर हमें उष्मा की चालकता निकालनी है। ठीक है, संयुक्त छड़ की उष्मा की चालकता, तो यहां पर K इक्विवेलेंट लिख लिया और यहां पर 2A होगा, ये ध्यान में रखना है। 2A क्यों होगा, 2A इसलिए होगा क्योंकि ये इसका भी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और इसका भी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, संयुक्त छड़ में उन दोनों अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमें देखना पड़ेगा, इसलिए यहां पर ये निकल कर आया। तो हमें ये निकल कर क्या आ रहा है, देखते हैं, K इक्विवेलेंट इक्वल्स K1 प्लस K2/2। ठीक है, K1 प्लस K2/2 ये निकल कर आ गया। ठीक है, यानी कि हमारा उत्तर है चौथा, ये, यानी कि अगर हम देखें जिस प्रकार हमने समझा, K इक्विवेलेंट यानी कि संयुक्त छड़ की उष्मा चालकता हो जाएगी K1 प्लस K2/2। ठीक है, यही इसी तरह से हमें समझना है। हमें इसके लिए क्या हुआ पता है, इसके लिए हमें अलग से फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ी। यही ध्यान में रखना है कि हम किस प्रकार देख सकते हैं। हमें ये समझना पड़ेगा कि कैसे हम कोई भी कॉन्सेप्ट को आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये आसान हो गया, इस प्रश्न को हमने हल कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। एक संधारित्र को एक बैटरी से आवेशित किया जाता है। ठीक है, बैटरी को हटाकर इसे संधारित्र से समांतर क्रम में ठीक ऐसा ही एक अन्य अनावेशित संधारित्र जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार बने परिणामी निकाय की कुल स्थिर वैद्युत ऊर्जा पहले संधारित्र की तुलना में कितनी होगी। तो पहले जो था, ये पहले ऐसे समझ लेते हैं, ये एक कैपेसिटर है, इसको हमने चार्ज कितने से किया है, ये मान लेते हैं V से चार्ज किया था। ठीक है, दूसरा जो है, दूसरा ये C2 है। अब इन दोनों को इस वाले बैटरी से हटा करके हमने क्या कर दिया, ऐसा कर दिया, C1 और C2। तो क्या होगा, इसमें जो ऊर्जा थी, पहले वाले केस में ऊर्जा पहले थी क्या, हाफ C1V²। ठीक है, अब ये बोला गया कि जब इसको जोड़ दिया गया, इस परिस्थिति में क्या होगा, इस परिस्थिति में यहां पर पूरे सिस्टम का ध्यान देना है, पूरे सिस्टम का आवेश कितना हुआ, और उसके बाद फिर पहले बिना जोड़े और बाद में जोड़ने के बाद कितना हुआ। ठीक है, शुरुआत में कितना था और बाद में कितना हुआ, इनको देखेंगे। तो आवेश का कोई यहां पर अंतर नहीं होगा, आवेश कोई परिवर्तित नहीं हो रही है। सिस्टम की, निकाय की कुल आवेश, निकाय का कुल आवेश जो है वो स्थिर है, वो नियत है, वो परिवर्तित नहीं होगा। तो पहले और बाद में हम ये कहते हैं ना कि अगर पहले और बाद की बात करेंगे तो C1/V, C1 × V पहला, दूसरे वाले का 0 होगा क्योंकि ये तो अनचार्ज है। बाद में क्या हो जाएगा, C1V प्लस C2V, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा,
यहां पर एक और चीज देखना है, C1 और C2 बराबर ही है, C1 और C2 बराबर है, तो V डैश हमारे पास क्या मिल जाएगा, V डैश जो मिलेगा ये सीधा सीधा V2 मिल जाएगा, क्योंकि C1 C2 बराबर दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो इस तरह से V डैश हमें ये मिलेगा। अब जो ऊर्जा बनेगी, बाद में जो ऊर्जा बनेगी, इनको जोड़ने के बाद जो ऊर्जा बनेगी वो ऊर्जा कितनी होगी सिस्टम की, वो ऊर्जा हो जाएगी हाफ C1, ध्यान देना है, हाफ C1 प्लस C2 गुणा V डैश का स्क्वायर, जो यहां पर V/2 है, ये ध्यान में रखना है। अच्छा, दूसरी बात ये देखनी है कि दूसरी बात एक और चीज देखनी है, यहां पर C1 C2 सेम है, तो इसको एक बार समझ लेते हैं क्या निकल कर आएगा फाइनल। U डैश जो होगा, नया जो इस परिस्थिति में जो ऊर्जा होगी वो ऊर्जा कितनी होगी, वो ऊर्जा हो जाएगी हाफ इंटू 2C और V/2 का होल स्क्वायर, और इसको निकालने पर 1/, क्या निकल कर आएगा, ये अगर हमने 4 कर दिया नीचे तो 2 क्या हो गया, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 CV², ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, U डैश बराबर U/2, मतलब आधी हो जाएगी, नई ऊर्जा जो बनेगी वो पहले वाले की ऊर्जा की आधी हो जाएगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बात क्या हुई हमारी, क्या उत्तर है हमारा, ये उत्तर है, पहला वाला है हमारा, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह प्रश्न देखने में काफी खतरनाक लग रहा होगा, यह प्रश्न डायमेंशन का है, कोई आइडिया इसमें किस तरह से कर सकते हैं हम लोग। इसमें अगर बोला गया कि यही भौतिक राशि है, इनके बारे में दिया गया है, तीनों के बारे में बताया गया है कि क्या है, C के बारे में बताया गया, G के बारे में बताया गया, E के बारे में बताया गया। यहां पर ये देख पा रहे हैं कि क्या बनेगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, सबकी विमा हमें पता कर लेनी पड़ेगी, और सबकी विमा पता करने के बाद हमें विमा निकालनी किसकी है, हमें निकालनी है विमा, लंबाई की विमा निकालनी है, ठीक है, लंबाई की विमा निकालनी है। तो थोड़ी देर के लिए ऐसे प्रश्न में क्या करने की जरूरत होती है, ऐसे प्रश्न में क्या करने की जरूरत होती है देखते हैं। अगर हमें लंबाई की विमा निकालनी है जो बाकी इन भौतिक राशियों पर निर्भर कर रही है, कौन कौन सी भौतिक राशि, C पर, G पर, और ये पूरा एक भौतिक राशि है, तो थोड़ी देर के लिए इसको लेते हैं C, इसके ऊपर क्या है, घात A है, अगर यहां G कर रहे हैं तो इसके ऊपर घात क्या है, B है, और तीसरा जो है E/4 πε0, इसके ऊपर घात कितना है, C है। अब यहां पर इसको समझते हैं, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, और हमें जो निकालना है वो क्या करना है, A, B और C का मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, इसको एक समीकरण पहले बना लेंगे। समीकरण कैसे बन जाएगा, समीकरण बनेगा अगर हमने यहां पर बिना किसी विमाहीन कोई स्थिरांक दे दिया, हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है, वो हमने लगा दिया, इसकी कोई विमा नहीं है, इसकी विमा है। अब अगर कोई भी समीकरण सही है तो सही भौतिक समीकरण के लिए जरूरी क्या है, क्या जरूरी है, हमें ये करना है, लंबाई यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, इन दोनों को विमा के हिसाब से बराबर होना पड़ेगा, दोनों की विमा सेम होनी पड़ेगी, ठीक है, इसकी विमा सेम होनी पड़ेगी। कैसे करेंगे, यहां पर देखो M0 L1 T0 ये दिया होगा, इसकी विमा होगी, इस तरफ के सारे जो राशि है, भौतिक राशि, सबकी विमा यहां पर रखनी है, तो क्या हो जाएगा, इन सबकी विमा रखेंगे तो क्या होगा, देखो C है वेलोसिटी,
तो इसका मतलब क्या होगा, L1t माइनस 1 रेज टू पावर a। g क्या है, g यहां पर एक बार देख लेते हैं, f इक्वल्स जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ये होता है ना। तो g का क्या हो जाएगा, g के लिए लिखेंगे m1 L1t माइनस 2 गुणे L2 बटा यहां पर m2 kg स्क्वायर होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा m माइनस 1 L क्यूब और t माइनस 2, ये हो जाएगा g की विमा। तो ये भी हम यहां पर रख देते हैं, m माइनस 1 L क्यूब t माइनस 2, और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर है b। अब इसकी विमा क्या होगी इसको देखते हैं। इसको समझने के लिए यहां पर इसको देखते ही ये पता चलेगा कि जो कूलम का फोर्स है उसके बराबर हो रहा है। जरा सा देखेंगे कैसे होगा ये। कूलम का फोर्स क्या होता है, ई स्क्वायर यानी कि चार्ज है ना, चार्ज का स्क्वायर बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि अगर हमें निकालना हो ई बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसकी विमा, तो फोर्स की विमा गुना मीटर स्क्वायर, यानी कि m1 L क्यूब t माइनस 1 t माइनस 2 फोर्स है ना, t माइनस 2, ठीक है, ये निकल कर आएगा। यानी कि इसकी विमा जो होगी वो इसके बराबर होगी, ठीक है। अब इसको यहां पर रख देंगे, क्या लिखेंगे, m1 L3 t माइनस 2 रेज टू पावर कितना c। ये पूरा काम करना पड़ेगा, तब जाकर क्या बात बनेगी, तब हमें a b c, क्योंकि ये आपको पता है कि जब हम विमीय समीकरण को हल करते हैं तो हम बता सकते हैं ये सारे हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन के जरिए a b c का मान जो है वो बताना है, वही प्राप्त करना है। उसके बाद जब इसमें रख देंगे तो समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगा। लंबाई के को इन भौतिक राशियों के टर्म्स में लिखना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब सबको जोड़ देते हैं, देखते हैं L पर कुल कितना है। L पर एक ये हो गया a प्लस 3b प्लस 3c, ठीक है। M पर कितना है, M पर है माइनस बी प्लस सी, और T पर कितना है, T पर है माइनस 2b माइनस 2c, ये निकल कर आ गया। अब इसके आधार पर क्या करना पड़ेगा, ये तो जीरो ही है, यानी कि b बराबर c हो जाएगा, b प्लस सी बराबर 0 होना है ना। अब यही यहां पर देखना होता है, क्या होगा, अगर हमें दोनों तरफ बराबर रखना है तो दोनों तरफ बराबर रखना है तो क्या होगा, यहां पर देखते हैं। m के ऊपर ये पूरा जो है इसको 0 करना है, ठीक है। L के ऊपर क्या होगा, m के ऊपर b प्लस सी, तो b माइनस बी प्लस सी बराबर 0, ठीक है। इसके आधार पर हम क्या लिख सकते हैं, b बराबर c हो जाएगा, b और c का मान एक ही है, ठीक है। अब t का मान देख लेते हैं, t का मान देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर भी b और c बराबर ही कर रहे हैं, हो ही गया ये, है ना, इससे भी निकल गया b और c बराबर। अच्छा, a का मान देख लेते हैं। यहां पर अगर हम l को देखेंगे, l का मान देख लेते हैं क्या होगा। l के ऊपर 1 है बाईं साइड में, तो दाईं साइड में भी l के ऊपर 1 ही होना चाहिए। तो इसका मतलब l के ऊपर जो घात है वो कितना है, a प्लस 3b प्लस 3c। अब यहां पर ये देखते हैं b और c तो बराबर ही है, तो इसको क्या लिख लें, 6c, a प्लस 6c बराबर कितना 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो कितना निकल कर आ गया, a बराबर माइनस 6c, ठीक है। अब a और b का इससे भी मान निकाल सकते हैं। b और c के लिए अगर हम देखेंगे b और c का मान बराबर है, इससे a b c तीनों का मान निकाल करके हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। ये प्रश्न ऐसे ही हल हो जाएगा कि a b c हमने निकाल लिया और हमारे पास ये निकल कर आ रहा है, क्या वैल्यू होगी, c के ऊपर कितना, a का मान कितना आया, b का मान इसके ऊपर जो था वो कितना आया और इस पर कितना आया, उसी के आधार पर हम ये यहां पर उसका मान रख देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक बहुत ही आसान सा प्रश्न है, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी का विभेदन क्षमता, रिजॉल्विंग पावर, है ना। रिजॉल्विंग पावर का मतलब होता है, रिजॉल्विंग पावर जो होता है किसका, सूक्ष्मदर्शी का,
ये होता है वेवलेंथ के व्युत्क्रमानुपाती, तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, अब हम इसको कैसे कर सकेंगे कि अगर मान लेते हैं R1 मतलब RP1 बटा RP2, तो इसका मतलब वेवलेंथ 2 बटा वेवलेंथ 1। तो वेवलेंथ 2 कितना है? वेवलेंथ 2 6000, वेवलेंथ 1 कितना है? 4000। 6000 बटा 4000 कितना हो गया? 3 बटा 2। ठीक है, ये उत्तर हो गया हमारा। तो इस तरह से आसान प्रश्नों का हमें हल करना है। ठीक है, जो देख करके, मतलब इसमें बहुत ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है ना। मोटी सी बात ये ध्यान में रखनी है कि रिजॉल्विंग पावर वेवलेंथ के आधार, वेवलेंथ के साथ कैसे निर्भर करती है, और उसके बाद फिर हम यहां पर अनुपात ले लेंगे। ठीक है, चलिए अगले सत्र में हम लोग कुछ और प्रश्न करेंगे, और इसके बाद फिर आप लोगों को बताया ही गया है कि एक दिन हम लोग काफी लंबे सेशन को रखेंगे और उसमें ज्यादा से ज्यादा एक रिवीजन करने की कोशिश करेंगे कुछ खास कॉन्सेप्ट्स की जो नीट 2020 के लिए जरूरी है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अच्छे से अभ्यास करिए और अगले सत्र में मिलते हैं।